आदमी सीधा उनके साथ कुछ एमपी के बड़े हमला किया हैदराबाद में उनके गए तो ये काफ़ी सौम्य आदमी है। ये चेयर जरूर ये वाली चेयर हटा दो क्योंकि फ्रंट नहीं आ रहा। नज़ाकत और नफासत, नज़ाकत और नफासत की नगरी है लखनऊ। हल्की सर्दी की सुखद शाम है। साहित्य के सितारे इकट्ठे हुए हैं मंच पर और सभागार में साहित्य की सराहना करने वाले आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं गीता चतुर्वेदी आपका अभिनंदन करती हूँ। अवसर है एक पुस्तक के विमोचन का। जर्मन लेखक फ्रांस फूलर की किताब का डॉक्टर शिप्रा चतुर्वेदी ने हिंदी में अनुवाद किया है। पुस्तक का नाम है पत्थर। आर्यन प्रकाशन दिल्ली ने इसका प्रकाशन किया है। आज के गूगल के और कंप्यूटर के युग में किताबें प्रासंगिक हैं क्या? ये एक प्रश्न है। मुझे सफदर हाशमी की कुछ लाइनें याद आती हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। किताबें करती हैं बातें बीते ज़माने की। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, फूलों की, बमों की दो विपरीत धाराएं हैं। जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबों को सुनना ही होगा। इसीलिए किताबें आज भी प्रासंगिक हैं और इसीलिए ये किताब का विमोचन, किताबों का प्रकाशन, किताबों का विमोचन भी बहुत प्रासंगिक है। पर हम किताब पर चर्चा करें उसके पहले आज के मेहमानों से आपका परिचय और उनका स्वागत। अतिथि देवो भव की भारतीय परंपरा है। अतिथि का को देव माना जाता है, तो उनके शब्दों से और फूलों से स्वागत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी। लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे। इन पदों की यात्रा करते हुए वो आज यहाँ पहुँचे हैं। बहुत सारी ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है, लेकिन फिर भी जड़ जमीन से जुड़े रहे, यही उनके व्यक्तित्व की खास बात है। मैं डॉक्टर शिप्रा चतुर्वेदी जिन्होंने इस किताब का अनुवाद किया है, मैं उनसे आग्रह करूँगी कि वे उदय प्रताप सिंह जी का फूलों से स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व प्रशासक, कवि और व्यंगकार श्री गोपाल चतुर्वेदी जी। चुटीले व्यंग के जीवंत दस्तावेज, अफसर की मौत, दुम की वापसी, रामझरो के बैठके के लिए पुरस्कारों से सम्मानित व्यंग श्री गोपाल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं नवीन चतुर्वेदी जी। आप अनुवादिका के जीवन साथी हैं। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी लिंग्विस्टिक की विभागाध्यक्ष रही थी, इग्नू के अनुवाद में डिप्लोमा के अध्यापन से जुड़ी उषा जी कई यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य हैं। इनके निर्देशन में कई विद्यार्थियों ने शोध प्रबंध लिखे हैं। उषा जी का फूलों से सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर वी.के. चतुर्वेदी। धन्यवाद। कौतूहल और जिज्ञासा ये मानव का स्वभाव है। मानव कई प्रश्न करता है, को अहम कुतो गच्छामि, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, ये प्रश्न उसको कुरेदते रहते हैं।
जर्मन एक कविता प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ जर्मन भाषा के विद्यार्थी, केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर के विद्यार्थी, जिसका भाव कुछ इस प्रकार है। हम शुरुआत से शुरू करें, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। क्या ईश्वर ने जमीन व आसमान एक साथ बना लिया? क्या तुम तब थे? क्या तुम तब थे? बताओ, क्या शुरुआत कठिन होती है? कोई नहीं जानता, और ये कौन जान सकता है? तो मैं आमंत्रित करती हूँ बच्चों को, और वो गीत, जर्मन गीत प्रस्तुत करें। इनको पुष्पगुच्छ बैठ करें। हाँ जाएंगे जाएंगे, कल ही जाएंगे, उनके प्रोग्राम के लिए बड़ा काम है वैसा, जिंदगी में कितने लिख पाएँ, कर पाएँ। कहती रहती कहानी अच्छा किया, खुशी होती है आप लोगों को बचपन से बड़े होते हैं। आपका चले गए वो गुलाब जामुन बहुत बड़ी चीज़ होती थी। लड़का तो आप ज़्यादा समय नहीं रहती है। Gott auf einmal Himmel und Erde.
भाषा चाहे कोई भी हो, संगीत को के सुरों को, भावों को भाषा की ज़रूरत नहीं होती है। ये भाषा आपको समझ में आई हो या नहीं आई, पर बच्चों के लय और ताल से आपने उसके माधुर्य को महसूस किया होगा। और मैं आमंत्रित करती हूँ अब डॉक्टर शिप्रा चतुर्वेदी को। डॉक्टर शिप्रा चतुर्वेदी ने कई बार जर्मनी की यात्रा की है, कई यूरोपियन देशों की भी यात्रा की है। स्विट्ज़रलैंड के लूरेन ट्रांसलेशन हाउस में, वहाँ की स्विट्ज़रलैंड की सुरम्य वादियों में, वहाँ के शांत एकांत वातावरण में 2 किताबों का ट्रांसलेशन किया, 2 किताबों का अनुवाद किया। एक किताब उनकी है जो पहले उन्होंने की थी, खेलें गेंडा गेंडा, ज़हरा इप्शी रोलिंग ने जिसे लिखा है। और ये दूसरी बार जो दूसरी किताब लिखी है, उसमें ये जो आज की किताब है पत्थर, फ्रांस होलर की किताब वो लिखी है उन्होंने, उसका अनुवाद किया है। तो वो कुछ फ्रांस होलर के बारे में बात करना चाह रही हैं और कुछ अनुवाद से जुड़े अपने अनुभव साझा करना चाहती हैं। डॉक्टर शिप्रा चतुर्वेदी। धन्यवाद। मैं सबसे पहले फ्रांस होलर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। फ्रांस होलर 1943 में जन्मे, स्विट्ज़रलैंड में जन्मे और आज की तारीख में वे निर्विवाद रूप से जर्मन भाषी देशों के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे विख्यात कलाकारों, साहित्यकारों में से एक हैं। उन्होंने बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं, बड़ों के लिए किताबें लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, राजनीतिक व्यंग्य लिखे हैं, वे सेलो बजाते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। और इस सब के बावजूद भी बच्चों के साथ जब बैठते हैं तो ऐसे घुल मिल के बैठते हैं कि शायद हम उसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। पिछली बार स्विट्ज़रलैंड में सोलोन में लिटरेचर फेस्टिवल में फ्रांस होलर से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनकी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। वो बच्चों के लिए एक वर्कशॉप थी और ये देख के मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि उससे सब लिटरेचर फेस्टिवल का सबसे बड़ा हॉल उनको मिला था, सबसे ज़्यादा भीड़ थी उसमें और सारे बच्चे जो वहाँ आए हुए थे, स्कूली बच्चे, अपने अपने टीचर्स के साथ, अपने अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे। फ्रांस होलर अपनी कहानी पढ़ते थे, बच्चे उसमें से प्रश्न पूछते थे और जवाब देते थे और पूरे समय बिल्कुल इतनी दिलचस्पी से भाग लेते रहे कि देखकर बहुत ही अच्छा लगा। सो फ्रांस होलर की ये किताब जर्मन में डेर स्टाइन नाम है, पत्थर इसका हिंदी अनुवाद है। इसमें से एक कहानी मुझे बहुत प्रिय है। गुरु शिष्य के बीच में सीखने और सिखाने के अलावा भी कुछ रिश्ता हो सकता है, ये उसके बारे में बताती है। इस कहानी से कुछ अंश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। अंदर आओ क्लाउडे, यहाँ मेज पर बैठो, मैं ब्रश साफ कर लूँ, फिर तुरंत आता हूँ। मारी लीजे नहीं आई क्या? ओह, उसे कपड़े धोने में माँ की मदद करनी थी। और ऑयजी ने, क्या उसे फिर से स्कूल में रुकना पड़ा? शायद उसने फिर से कोई शैतानी की होगी अध्यापक के साथ। चलता है। तुम ये रंगों वाला डिब्बा जरा एक तरफ खिसका दो तो तुम्हारे चित्र बनाने के लिए जगह हो जाएगी। तो आज हम अकेले हैं, हम दोनों। दिखाओ तुम क्या लाए हो। माँ की बनाई हुई फ्लामकुchen। हाँ, वे तो एहसास की रहने वाली है ना, उनकी बड़ी कृपा। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मेरी अन्नपूर्णा। पर मुझे लगता है क्या तुम घर पर एक बिल्ली का चित्र नहीं बनाने वाले थे? दिखाओ तो। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी तुम पर हंस रहे थे? हाँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ। तुमने बिल्ली पर नीली धारियाँ जो बनाई हैं और उन्होंने कहा नीली धारी वाली बिल्लियाँ तो होती नहीं है ना, तो तुमने बिल्ली पर ये नीली धारी बनाई क्यों? अच्छा, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक नीली और एक हरी पेंसिल बची थी और हरी पेंसिल का इस्तेमाल तुमने बिल्ली के पीछे रखे हुए गमले के पौधों पर रखने के लिए किया। समझा। तुम खांस रहे? फिर से शुरू। ओह, मैंने अभी अभी देखा कि मेरे पास कागज़ ही नहीं है। पर ये कागज़ बेचने वाला घिसपट जब तक कि मैं उसका पुराना ऋण नहीं चुका देता मुझे कुछ भी नहीं देगा। और रंग बेचने वाला फोइनेट, वो तो मुझे कतई रंग नहीं देगा। मुझे पता नहीं ऋण की किसने खोज की, अवश्य ही किसी उपकारी फरिश्ते ने की। पर जब ये तस्वीर तैयार हो जाएगी तो शायद मैं सब कुछ अदा कर पाऊंगा। ये एक पक्का अनुबंध है। बताओ, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी खांसी की वजह से तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर कभी नहीं गई? अच्छा,
बहुत पैसे लगते हैं। तुम खांस रहे हो, ये रुमाल यहाँ रखा है, ले लो। मुझे सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्लाउड। मेरे 9 बच्चों में से 7 खांसते थे, बड़े सिर्फ 2 ही हो पाए, और आज सिर्फ मेरी बेटी जिंदा है। मैंने 20 साल दफ्तर में काम किया है, आखिर मैं सीमा शुल्क अधिकारी था। और जानते हो आज मैं क्या करता हूँ? तस्कर। मैंने सिर्फ अपना गोदाम बदल लिया है। मैं लोगों के जीवन में सौंदर्य की तस्करी करता हूँ, और मुझे उसका दंड भी मिलता है, वरना मेरा पैसों का थैला इतना खाली नहीं होता। क्या हुआ, माँ तुम्हें बुलाती हैं? क्लाउडे, तुम्हें अपनी माँ के लिए कुछ कमीशन कमाना चाहिए। तुम केक लाए हो ना मेरे लिए? ये मेरा संगीत से कमाया हुआ खजाना है। इसमें मैं वह पैसे रख देता हूँ जो मैंने सड़कों पर या घरों के पिछले हाथों में वॉयली बजाकर कमाए हैं। ये मेरी तरफ से अपनी माँ को दे देना, उनको नमस्कार कहना, और उनसे कहना कि इन पैसों से वे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। अपना पन्ना तुम यहीं छोड़ दो अगली मुलाकात तक के लिए। तो विदा। और नहीं, ये तो मैंने अपनी खुशी से किया है। तुम एक मेधावी चित्रकार हो क्लाउडे। यह शर्मनाक होगा कि तुम हमारी दुनिया को तस्करों की ज़रूरत है। तस्कर वैसे जैसे तुम और मैं। शुल्क अधिकारी दुनिया में यथेष्ट है। इस कहानी संग्रह का अनुवाद करते समय कुछ प्रश्न दिमाग में उठते थे। ट्रांसलेशन हाउस लुरेन होने की वजह से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन लोगों ने हमारी एक मुलाकात फ्रांस होलर के साथ कराई। फ्रांस होलर ने हमसे डिस्कस किया। तो विदेशी भाषा में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत सारी विदेशी कल्चर भी साथ में शामिल होता है, जिससे हम यहाँ रह के न समझ पाते हैं न कल्पना कर पाते हैं। तो मुझे बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी शंकाएं थी, जो उन्होंने बड़े अच्छे से साथ बैठ के हमसे डिस्कस किया, हमारी शंका निवारण की सारी। और मुझे लगता है कि उससे हमारा ट्रांसलेशन थोड़ा सटीक हुआ, और उम्मीद है कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो ये आपके दिल को छुएगा। मंच पर बैठे सभी लोगों का परिचय हो चुका है, पर हमारी कॉम्पियर डॉक्टर गीता चतुर्वेदी का परिचय नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है मैं ये काम कर दूँ। डॉक्टर गीता चतुर्वेदी राजस्थान यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कई बच्चों को PhD कराया है, कई पुस्तकें इनकी ग्रेजुएशन के कोर्स में चलती हैं। इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए हैं और बहुत लंबे समय तक रेडियो TV के साथ जुड़ी रही हैं। जेंडर स्टडीज़ पे इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत आर्टिकल लिखे हैं, और अभी भी वो बहुत एक्टिवली ये सब काम कर रही हैं। डॉक्टर गीता चतुर्वेदी। किसी कहानी के अंश को इतने नाटकीय रूप में, उसी भाव में प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर शिप्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगी अपने मुख्य अतिथि महोदय से कि वे पुस्तक का लोकार्पण करें। हमारे बाकी अतिथि भी उनको सहयोग करें। डॉक्टर शिप्रा चतुर्वेदी, आप उन्हें सहयोग करें। मेहमानों से अनुरोध है कि एक पुस्तक पर वे अपने हस्ताक्षर करके अनुवादक को दें। पुस्तक की एक प्रति पर हस्ताक्षर करके आज के मेहमान अनुवादक को दें। उनकी स्मृति में चिरस्थायी रहेगा ये क्षण, जब भी वो उनके हस्ताक्षर को देखेंगे तब। और तब तक कुछ चर्चा अनुवादित पुस्तक की। जैसा कि शिप्रा ने बताया, कई कहानियाँ इस अनुवाद में संकलित हैं। हर कहानी का अपना स्वाद है, अपना रंग है, अपना रस है। एक कहानी है चौथा राजा। स्विट्जरलैंड में 6 जनवरी को 3 राजाओं की सवारी निकलती है, पर जो कहानी का कथा का नायक है उसे चौथा राजा दिखता है। वो चौथा राजा जो उसकी मदद करता है, उसको अस्पताल ले जाता है, लेकिन जब भी जिससे भी वो उस चौथे राजे की बात करता है, किसी को वो दिखता नहीं है।
तो वो आखिर में वो चौथा राजा है कौन? ये रहस्य और रोमांच की एक वातावरण बनाती हुई कहानी है। इस कहानी के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहे हैं श्री रवि सुमन त्रिवेदी, केंद्रीय विद्यालय एएमसी में जर्मन भाषा के अध्यापक। श्री रवि सुमन त्रिवेदी। धन्यवाद मैम। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ मैं। पुस्तक पत्थर से मैंने ये चौथा राजा कहानी का जो अंश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसकी वजह है इसका रहस्यमय होना। राजा कौन है या राजा कौन है? प्रस्तुत है इस प्रकार। बांस चिल्लाना चाहता था पर उसकी आवाज़ खो गई थी। राजा उसे लेकर गांव की वीरान मुख्य सड़क पर आगे बढ़ रहा था, जहां बर्फ की कागज की कतरनों की तरह गिर रही थी। बांस को लगा उसे गांव के बाजार से गाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, पर शीघ्र ही वे उससे आगे आ गए थे। जैसे हवा थी जो पेड़ों, पशुशालाओं और बाड़ों से संगीत पैदा कर रही थी। बांस ने अब भी चिल्लाने की कोशिश की, राजा को उसके इरादे से डिगाने की, लेकिन राजा अटल रहा। ऐसा लग रहा था कि राजा यहाँ के रास्तों से भली भांति परिचित था, क्योंकि शीघ्र ही उसने डाकघर वाली सड़क पार कर ली थी और उसी लिए जंगल में वहाँ से लकड़ी लाने वाले रास्ते पर तेजी से दौड़ता रहा, जो कि तूफान से कंपित हो रहा था। अंत में बांस ने अपना प्रतिरोध त्याग दिया। उसके पास इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था सिवाय इसके कि वह स्लेज चालक पर विश्वास करे, जिसके लबादे का स्पर्श वह अपने सिर पर महसूस कर रहा था। क्या राजा को ठंड नहीं लग रही थी? आज उसके सफ़ेद कोट में लिपटा हुआ सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि अपने आप को बेहद सुरक्षित महसूस कर रहा था। इतना सुरक्षित जितना उसने अब तक अपने आप को कभी नहीं किया। उसने आंखें बंद कर ली और पटरों का फिसलना, रात्रि के तूफान का उपद्रव, राजा की सांस की गड़गड़ाहट, जो कि मुंह में टॉर्च लिए, जिसकी टॉर्च उसके सामने की अंधेरी दीवार पर पड़ती थी, माथी वाली लाल आंख से उस पर नजर डालने को मुड़ना, इस सब ने उसके विचारों को इस कदर झकझोर दिया था कि वह बेहोश हो गया। इसमें राजा का रहस्य क्या है, मैं चाहूँगा आप लोग इसे स्वयं पढ़ें। और जहाँ तक मुझे लगता है इस कहानी को अनुवाद करने में मैम को सबसे ज़्यादा उत्सुकता हुई होगी, क्योंकि पूर्णतः रहस्यमय भरी कहानी है ये। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इस कहानी को जरूर पढ़ें। धन्यवाद। धन्यवाद रवि। दूसरी कहानी जिसे प्रस्तुत कर रही है, जिसके कुछ अंश प्रस्तुत कर रही है सुश्री निशु सिन्हा, डीपीएस लखनऊ में जर्मन भाषा के अध्यापक हैं। तूफान कहानी है एक, जिसका छोटा सा मैं आपको 2 लाइन में बता रही हूँ कि एक रिमोट एरिया में एक दंपति फंसे हुए हैं। पति बीमार हैं, पत्नी को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि उनको ऐसी सुरक्षित स्थान में ले जाएं जहां उनको कुछ उपचार हो सके। भयंकर मानसिक यंत्रणा का एक वातावरण बना हुआ है। वो रेडियो खोलने की कोशिश करते, रेडियो में खड़ 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 की आवाज़ आ रही है क्योंकि सिग्नल नहीं है पूरा। उस सिग्नल नहीं होने के साथ साथ एक अजीब सी आवाज़ आती है जो उनके मृत पूर्वजों की है और जो कहते हैं ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। प्रस्तुत है कहानी के अंश। धन्यवाद गीता माँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रारंभ में मैं अपनी गुरु श्रीमती डॉक्टर शिप्रा चतुर्वेदी को नमन करते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य को प्रणाम करती हूँ। चाहे तूफान चाहे आंधी, एक ही है जो आपको थामे, उदारता से वह आपकी रक्षा करेगा, वह रक्षक पूरी दुनिया का। अब तक हमारे जीवन में आए हर आंधी, हर तूफान से हमें हमारे रक्षक ने थामे रखा है, किंतु इस दंपत्ति योरी एवं लीना के जीवन में आए इस तूफान से क्या उनका रक्षक उन्हें थामे रखेगा? आइए जानते हैं। क्या तूफान था। 2 दिनों से अनवरत बर्फबारी हो रही थी और अब शाम होते होते हवा चलनी शुरू हो गई थी, जो चट्टानी दीवार से घर पर टकरा रही थी, खिड़की की चिट को जोर जोर से झंझोर रही थी और फिर करहाती सी मानो निरीह आत्माएं ऊपर खींचकर
चट्टानों से टकरा रही हूँ। जरा रेडियो चालू कर दो, योरी बोला। अभी मौसम का हाल आएगा। जब शाम के समाचार आए और समाचार वाचक का नाम बर्तलोम ऐप बताया गया तो दोनों एक बार फिर से चौंक गए। बर्तलोम ऐप योरी के एक मरहूम चाचा का नाम था जो पादरी थे, और अब वह आवाज़ और भी सुनाई दे रही थी। वह निश्चित रूप से उन्हीं की थी, जबकि वह 3 साल पहले मर चुके थे। वही है, योरी बोला, अपनी आराम कुर्सी पर सीधे होकर और अपने टूटे हुए पांव को भूल गया। ये तो चाचा बर्तलोम हैं, और अब उन्होंने राहत देने वाली पितृवत आवाज में बोलना शुरू किया। कुछ समय पहले जब वे टहल रहे थे तो उनकी मुलाकात उनकी बहन बेर्था से हुई, जो सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि पूरे घाटी और पूरे समुदाय की बहन थी। बेर्था बुआ, योरी बोला। बेर्था बुआ, क्या यह संभव है? बेर्था बुआ, लीना बोली। वे उनके कुछ ही समय बाद मरी थी। योरी खड़ा हो गया। ये कौन सा रेडियो स्टेशन है? डरो मत, चाचा बर्तलोम ने कहा। अतः इस तूफान में योरी और लीना के रक्षक उन्हें किस प्रकार थामते हैं, यह आपको पुस्तक पढ़ के स्वयं ही जानना होगा। अंत में मैं अपने गुरुजी उन्हें, जिन्होंने मुझे इस बहुमूल्य उल्लेख का आज इस मंच पर इतने मान्य अतिथियों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, उन्हें पुनः नमन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद निशु। सुश्री मीनाक्षी सिंह केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर में जर्मन भाषा की अध्यापक हैं। वो एक कहानी प्रस्तुत कर रही हैं, सीमा। दक्षिणी और उत्तरी कोरिया के सीमा में एक पीस कीपिंग फोर्स का सिपाही जो स्विट्जरलैंड का है वो पहुंच जाता है। वो जब वहाँ पहुंचता है तो सामने से दुश्मन देश का एक सिपाही उन्हें दिखता है। वो बहुत घबरा जाता है, उसे मालूम पड़ता है कि अब बस गया। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर है, और नियति कैसे अपना खेल खेलती है ये इस कहानी की विषय वस्तु है। धन्यवाद मैम। आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। यह कहानी मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। ये कहानी दक्षिण और उत्तरी कोरिया, जैसे मैम ने बताया है, पर आधारित है। सीमा इंसान बनाते हैं पर प्रकृति तो उन्मुक्त है। प्रस्तुत है इस कहानी के कुछ अंश। धीरे धीरे चिड़ियों का संगीत उभरने लगा और उसने दिन की शुरुआत की सूचना दी। इस घोर संगीत का माधुर्य सीमा रेखा पर की गई सैन्य व्यवस्था के साथ एक विलक्षण विरोधाभास प्रस्तुत कर रहा था। अनूठी चपल स्वर शैलियों, वृक्षों के शिखरों के बीच उठने वाली शालमय ध्वनि के मिलने से हिचमैन को ऐसा लगा मानो वह किसी जादुई दुनिया का हो। चिड़ियों के लिए कोई सीमा नहीं होती। उनके मुक्त कंठों से निकली आवाज़ें सीमा रेखा के उत्तर व दक्षिण दोनों ओर बराबर फैलती है। यह सीमा रेखा जो अभिषिक्त है और जिसको सत्ता को कोई तोड़ना नहीं चाहता। आगे क्या हुआ, विस्तार से पढ़िए यह कहानी संग्रह। चिड़ियों की चहचहाट कवियों का और लेखकों के बहुत पसंदीदा विषय रहा है। मुझे अज्ञेय की एक लंबी कविता साध्य वीणा का ध्यान आता है, जिसमें उन्होंने जो वीणा है उसमें उन चिड़ियों की चहचहाट व झरनों के झरने के स्वर को कोशिश की है बांधने की। तो साहित्य में भाषा और भाव सीमा से परे हैं और सब सीमाओं से बाहर जाके भावभूमि कहीं एक ही हो जाती है। अब प्रस्तुत है एक पुस्तक समीक्षा। श्री मयंक मिश्रा केंद्रीय विद्यालय अलीगंज में जर्मन भाषा के अध्यापक हैं। इस पुस्तक समीक्षा को राजस्थान यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निकी सिंह ने लिखा है। वो इंडो जर्मन सोसाइटी की सदस्य हैं और जर्मन भाषा में उनकी स्वाभाविक रुचि है। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को हार्दिक अभिनंदन।
डॉक्टर शिप्रा चतुर्वेदी द्वारा अनुवादित पुस्तक पत्थर के संदर्भ में उनकी एक वार्ता डॉक्टर नेकी चतुर्वेदी ने एक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है, जिसको मैं आपके समक्ष अंग्रेजी भाषा में बोलूँगा। We live as if we know the drill, right from waking up in the morning to the routine day and retiring at night. And suddenly, once in a while, the last moments of the day spring a memorable surprise. The day is then remembered as exciting as hell. Well, if you have had a day like that, you have been in the territory of Franz Holler's story. Patthar is a collection of 10 stories by Holler, originally written in German. They have been beautifully translated by Dr. Shipra Chaturvedi in Hindi. In the first story, the Adhyaksha Mahoday, or the chairperson, is a predictable character whose courteous and dignified behavior operates within the well-known bureaucratic parameters. He gets enamored with a stray cat and adopts her. It seems like an anomaly, but the cat never ventures out of bureaucratic confines. And suddenly the last few words of the story lay before us the relevance of this cat in a touching manner. This is followed by